ओके, तो जो पर्सन इंचार्ज होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफिसर परमिट्स एनी गुड्स टू बी unloaded from or any of the crew of or passenger to depart from the vicinity where the departure or removal is necessary for reasons of health, safety, or preservation of life or property, it can be carried on. Note, however, CBIC may allow such person in charge to permit such vessel or aircraft to sell or land at a place other than custom port. अब देखो ये बहुत सिंपल है। पर्सन इंचार्ज के अपन ने ना बहुत पहले सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। कौन होता है? अगर मैं वेसल में बात करूं, शिप में बात करूं, तो कौन होता है? कैप्टन। अगर मैं लॉरी वगैरह जो आते हैं रोड से उसकी बात करूं, तो कौन होता है? तो होता है ड्राइवर। अगर मैं प्लेन की एयरक्राफ्ट से बात करूं, तो कौन होता है पर्सनल इंचार्ज? तुम्हारा पायलट। पायलट। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, वो जो पर्सन इंचार्ज है ना, वो ऑफिसर के विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफिसर परमिट एनी गुड्स टू बी अनलोडेड फ्रॉम एनी ऑफ द क्रू ऑफ पैसेंजर्स, तो चलेगा। लेकिन ये कब चलेगा? ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो अपना बलीराम है, मस्त महंगा सा 5-6 डब्बे आईफोन के लेके आ रहा है बाहर से, तुम सबको गिफ्ट देने के लिए, 5 अच्छे दोस्तों के लिए। अभी गिफ्ट ला रहा है, अब तुम्हें तो पता ही है, अभी तक तो तुम्हें यही पता है कि इतने सारे फोन लेके आ रहे हो, यूज तो कर नहीं रहा है, सब पेटी पैक है, तो कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। अब कानून में क्या लिखा है कि आपको एयरपोर्ट कस्टम स्टेशन से ही आना पड़ेगा। अब तारों के नीचे से नहीं आ सकते। अब हमारा बलिराम जो आ रहा है, वो प्लेन है ना, हवा के अंदर बहुत उछलने लगी, बहुत उड़ने लगी। तो प्लेन आ रहा था मुंबई के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे कस्टम ऑफिसर ऑलरेडी बैठा होगा, वेट कर रहा होगा बलिराम का। अब वो प्लेन ना इतना झूलने लगा, इतना झूलने लगा कि अब लग रहा है प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब बताओ, प्लेन क्रैश में वो जो पायलट है, वो कस्टम ऑफिसर के बारे में सोचेगा या यात्रियों की सुरक्षा के बारे में सोचेगा? सर सुरक्षा यात्रियों के की बारे में। सुरक्षा के बारे में सोचेगा। तो उसने क्या किया, उसने ये देखा कि मैं मुंबई एयरपोर्ट तक जाऊंगा ना, तो शायद कुछ हो सकता है या प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसने क्या किया, मुंबई एयरपोर्ट के पहले ही कोई दूसरी सुनसान जगह थी, वहां पे उसने प्लेन को कैसे तैसे लैंड कर दिया। चलेगा क्या? चलेगा। क्योंकि उसने क्यों किया? ये नेसेसरी था, हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, या लाइफ बचाने के लिए, तो चलेगा। लेकिन यही सपोज करो बलिराम है ना, दाऊद है, दाऊद, दाऊद का दोस्त है। ये प्लेन से आ रहा था, गया कैप्टन के पास और कैप्टन को बोला, कैप्टन ये गन है मेरा, इस प्लेन को तू एयरपोर्ट मुंबई नहीं उतारेगा, उसके पहले वीरान रास्ते पे उतारेगा। वहां नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। आई होप सेक्शन समझ में आया हो एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ सर। यस सर। अब देखो ये क्या है, नेक्स्ट है इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट। इसको हम लोग प्यार से ना आईजीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IGM। आईजीएम। ये आईजीएम कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बुकलेट है। आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया होगा ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होगी कि किस तरह के गुड्स हैं, उनका नाम क्या है, कितने क्वांटिटी के हैं, सब कुछ वहां पे लिखा होगा। ये आईजीएम। बताओ, तुमने तो समझो एक वेसल भर के तुमने 5,000 किलो को सामान मंगाया, क्या डिपार्टमेंट एक एक बॉक्स को वेरीफाई कर सकता है बैठ के वहां पे? लेकिन या क्या डिपार्टमेंट खुद से एज्यूम कर सकता और है इस बॉक्स में क्या होगा, शायद ये होगा? ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं। तो डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, भाई हमको इन्फॉर्मेशन दे इसमें क्या है। तुमने बोला साहब आम की पेटी है, चलता है क्या ऐसा? नहीं। एक प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या बोला है साहब, आईजीएम फाइल करना पड़ेगा आपको। आईजीएम क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स।
अब देखना है कि आपने इंपोर्ट कैसे किया है, उस हिसाब से आईजीएम फाइल करेंगे। अगर आपने वेसल से यानी कि शिप वगैरह से इंपोर्ट किया है तो आईजीएम कैसे फाइल होगा? इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट पे फाइल हो जाएगा। कब? बिफोर या आफ्टर? बिफोर अराइवल है, मतलब वो शिप के आने के पहले ही आपको फाइल करना पड़ेगा आईजीएम। अब अगर आप एयरक्राफ्ट से मंगा रहे हो तो भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, और वो भी आने के पहले फाइल करना पड़ेगा, आने के पहले। लेकिन अगर आप किसी व्हीकल से, मतलब मैं कह सकता हूँ बाय रोड मंगा रहे हो, अब देखो यहाँ थोड़ा सा एक मजेदार चीज है। जब वेसल से और एयरक्राफ्ट से मंगाते हैं ना, तो उसको हम लोग आईजीएम बोलते हैं। और जब हम लोग रोड से मंगाते हैं ना, लैंड से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, आई रिपीट, दोनों का एक ही काम है, दोनों में इंफॉर्मेशन है, बस व्हीकल में इम्पोर्ट रिपोर्ट बोल देते हैं। देखो उन दोनों केस में क्या था, अराइवल के पहले करो सबमिट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अराइवल के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब तक? विद इन 12 आवर्स ऑफ दी अराइवल। भाई तुम जैसे ही आ गए हो, आने के 12 घंटे के अंदर अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट कर दो, वरना फंस जाओगे। और ऊपर क्या लिखा है? आने के पहले आप कभी भी भर दो, चलेगा, कभी भी आने के पहले। सर हमने आने के बाद भरा तो, या हमने 12 घंटे के बाद भरा तो 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 क्या? देखो नीचे लिखा है अगर डिले हो जाता है और कोई वैलिड रीजन नहीं है डिले होने का, तो जो पर्सन इंचार्ज, अब वापस नहीं बताऊंगा पर्सन इंचार्ज कौन होता है, कितना फाइन मांग लेंगे उससे? 50,000 रुपए तक का, अप टू है, अप टू। आईजीएम में होता क्या है? कंटेन्स अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड देयरिन इज करेक्ट एंड इट इज टू बी साइंड बाय द पर्सन हु इज फिलिंग इट। द कस्टम ऑफिसर में अलाउ अ करेक्शन इन द आईजीएम प्रोवाइडेड इट इज नॉट मटेरियल। कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो ठीक करने का मौका दे देगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ आईजीएम। भाई आईजीएम में क्या होता है? मैंने तो कहा इंफॉर्मेशन होता है। किस तरह का इंफॉर्मेशन होता है? पर्सन, आपके क्रू कौन है, पैसेंजर कौन है, कहाँ से चढ़ेंगे, कहाँ पे तक जाएंगे, वो सब इंफॉर्मेशन होती है। और क्या होता है? वो तो हुआ पर्सन। अगर आप गुड्स भेज रहे हो तो बैगेज का इंफॉर्मेशन होता है कि लगेज क्या क्या है, क्रू मेंबर का, पैसेंजर का। ट्रांसिट गुड्स कितने हैं, ट्रांसशिपमेंट गुड्स कितने हैं, याद है मैं सब सीखा था स्टार्टिंग में। गुड्स आके वापस जा रहे हैं, या कुछ सिर्फ आ रहे हैं, कुछ कहीं और जाने के लिए आ रहे हैं। वो सब यस इंफॉर्मेशन सर। वहां पे लिखा हुआ होता है कि इसमें इतना माल है, इतना इंडिया में जाएगा, इतना कहीं और जाएगा, इतना आके वापस कहीं चला जाएगा। वो सब उसमें लिखा होता है आईजीएम में। स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव, गोल्ड, सिल्वर, नार्कोटिक्स, एटॉमिक एनर्जी, मटेरियल वेस्ट एंड एनी डेंजरस गुड्स। अगर कुछ इस तरह के हार्मफुल पदार्थ आप ला रहे हो तो वो स्पेशल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि साहब मैं इस बॉक्स में बहुत सारी गन लेके आ रहा हूँ। हो सकता है अपनी मिलिट्री ने मंगाई हो, इसलिए हम ला रहे हो, मंगवाया हो। तो ये सब आपको लिख के देना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि इसमें ये सब चीजें हैं, भाई संभाल के रखना है इस बॉक्स को। तुम ये नहीं यहाँ पटक दिया और ब्लास्ट हो गया, ऐसा मत कर देना गलती से। बस ये सब समझियो। ओके। यस सर। अनलोडिंग ऑफ गुड्स आफ्टर सबमिशन ऑफ आईजीएम। अब देखो ये मजेदार है, ये पूरी प्रोसेस है। बोलने के लिए थियरी हो सकती है, लेकिन इसी प्रोसेस से इंपोर्ट माल इंपोर्ट होता है। देखो अगर मैं यहाँ तक की प्रोसेस को करूँ सम अप, यहाँ देखो ध्यान से, क्या हुआ अभी तक। ये जो आपका इंडिया है, गुड्स आ रहा है इंडिया में, आ रहा है इंडिया में। आने के पहले आपको क्या भर देना है? आईजीएम और एक्सपोर्ट
व्हीकल से आ रहा है इम्पोर्ट अगर, तो आने के 12 घंटे के अंदर ये आप आईजीएम भर दोगे। अब आईजीएम भरने के बाद क्या होगा, गुड्स यहाँ पे लैंड होगा, चाहे जहाँ से भी आ रहा हो यहाँ तक गुड्स पहुंचेगा बाउंड्री पे। अब देखो आगे का प्रोसेस, पढ़ श्वेता। First, हाँ पढ़। हेलो। yes, sir. हाँ पढ़। After submission of IGM, the customer officer may सब examine the ऑफिसर। vessel or aircraft before granted or entry inward. Second, any of the goods shall not be unloaded unless entry inwards has been granted, but this does not apply for passenger baggage, perishable perishable items and imported by post. अब Third, रुको यहाँ पे, the unloading. थम। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये गुड्स यहाँ पे इंडिया में सरजमीन पे एंटर होते हैं, एक तो ध्यान रहे, जब समझो एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, आपके समझ एग्जाम्पल के लिए, वो ऑफिसर वहाँ पे खड़ा है, देखेगा, अच्छा शिप आया, बता तेरा आईजीएम बता, फाइल के टाइम पे तूने क्या, हाँ साहब देखो किया मैंने फाइल, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा, साहब माल खाली करूँ क्या, ऑफिसर क्या बोलेगा, रोक, क्या बोलेगा, रोक। वो एग्जामिन करेगा, जो आईजीएम में लिखा है वही माल आया है, कुछ और आया है, बाद क्या दे देगा, एंट्री इनवर्ड मतलब क्या दे देगा, अंदर आने का पास दे देगा। अंदर आने का पास। फिर क्या होगा, अच्छा, जब तक आपको अंदर आने का पास नहीं मिला तब तक आप गुड्स को ना शिप में से अपने सरजमीन पे लैंड नहीं कर सकते, मतलब वो शिप में ही गुड्स पड़ा रहेगा, ऑफिसर गेट पे खड़ा है, रोक, सामान बाद में बाहर निकाल, पहले बता, आईजीएम दिखा, चेक करेगा, मजा आएगा, समझेगा तो बोलेगा ठीक है गुड्स को बाहर निकाल। लेकिन ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कोई पेरिशेबल गुड्स है भाई, तेरे मस्ती में गुड्स खराब हो जाएंगे ये सब, तो ये वैलिड नहीं है। ये आपने बाय पोस्ट अगर किसी पोस्ट से किया है तो ये चीज वैलिड नहीं है। या अगर पैसेंजर आ रहे हैं तो थोड़ी तुम उनको रोक दोगे, रुको पहले हमको एक एक पैसेंजर को चेक करने दो, फिर ऐसे थोड़ी होता है, तो सब गुड्स के लिए खाली। हाँ आगे पर थर्ड पॉइंट। Third, the unloading shall always be under the supervision of the customer officer, who will ensure that any of the goods which are not be unloaded in India are not unloaded in India. अब देखो उस आईजीएम में लिखा होगा ना कि ये गुड्स इंडिया के हैं, ये गुड्स बाहर के हैं, तो वो ऑफिसर के सामने ही गुड्स खाली करेगा यहाँ पे पूरा, और ऑफिसर देखता रहेगा अपनी अपनी तिरछी नजरों से हमेशा कि जो आईजीएम में लिखा है वही इंडिया में डाल रहा है, कुछ और डाल रहा है इंडिया में। आगे। Fourth, the unloading shall be in customs area only appointed by commissioner under section 8 on a working day during working सिंपल hours. सी कहानी है ना, जहाँ पे कस्टम एरिया वहीं पे अनलोड करेंगे, थोड़ी कहीं पे अनलोड करेंगे अपने हिसाब से, और वर्किंग आवर्स में करेंगे, और ऑफिसर रहेगा नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट। Where a vessel is parked away from custom port, the goods can be brought to the customs port only through steamers or boat. अब ये क्या है, देखो ध्यान से, सपोज करो ये वाटर्स है, अब है ना ये पोर्ट का रास्ता जो है ना वो इतना पतला है, और आपको जो जहाज है ना इतना बड़ा जहाज है, क्या ये जहाज अब यहाँ तक क्या जमीन तोड़ के पहुंचेगा क्या यहाँ तक, नहीं पहुंच सकता ना। तो क्या होगा ना, तो आपको ऑफिसर अलाउ करता है कि छोटे छोटे जो बोट होते हैं ना उसमें रख के आप माल यहाँ ले आओ, चलेगा, बस वही बोल रहा है कि चलेगा वैसा। छोटे बोट्स को क्या बोलते हैं, स्टीमर और बोट्स। तुम्हारे समझने के लिए क्या है तुम्हारे लिए, छोटे बोट। आगे।
6. The goods cannot be unloaded from the ship unless permission is granted by the customer officer. सीधी सी बात है, उसके बिना आप कैसे कर लोगे? यहाँ तक का कहानी समझ में आया? कैसे आईजीएम आया, कैसे Yes, एंट्री sir. वर्ड मिल रहा है? Yes, sir. अभी तक देखो सिर्फ अनलोडिंग की बात चली है, अब तो सिर्फ सामान उतारना है। देखो अब आगे कहानी में और क्या होता है, आगे कहानी में पढ़। कस्टडी। Custody, Section 45. After unloading, the goods shall be in the custody of custodian appointed by central government. पढ़। The custodian shall not permit remove of the goods unless a valid order for removal of the goods has been passed by the अब देखो proper officer. सिंपल सी कहानी है। पहले क्या चाहिए? गुड्स को अनलोड करने के लिए चाहिए एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर। अब जब अनलोड हो गया तो किसके पास गुड्स रहेगा? ऐसा नहीं कि अपने को मिल जाएगा तुरंत, वो कस्टोडियन के पास रहेगा। कस्टोडियन कौन है? एक बंदा है जो ऑफिसर का ही बंदा है, कस्टम ऑफिसर का ही बंदा है, उसके पास गुड रहेगा संभाल के। अब वो कस्टोडियन समझो वॉचमैन जैसा होगा तुम्हारे समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए क्या है तुम्हारे लिए? वॉचमैन। वॉचमैन संभालेगा इसको। अब तुम वॉचमैन को 10-20 रुपया दे के वहां से माल छुड़ा नहीं सकते। वॉचमैन तुमको कब तक माल नहीं देगा लेके जाने के लिए? जब तक तुम उसको एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं दोगे प्रॉपर ऑफिसर का, कि देखो ऑफिसर ने अलाउ किया भाई ले जाने दे, तब तक अलाउ नहीं करेगा। आगे चलो। The custodian shall maintain proper records of the goods unloaded and removed, after unloading and before removal. If any of the goods are lost, the duty liable in respect of such goods shall be of the custodian. सिंपल सी बात है ना, कस्टोडियन के पास एक तो माल है नहीं, उसके पास तो बहुत सारा माल आता होगा, बहुत सारे लोग का आता होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब सपोज करो अनलोड हुआ था 100 बॉक्स, लेकिन जब हम लेने जा रहे हैं तो सिर्फ 95 बॉक्स है, तो 5 बॉक्स मिसिंग है। वो 5 बॉक्स मिसिंग पे इम्पोर्टर तो कस्टम ड्यूटी नहीं भरेगा, तो उस पे कस्टम ड्यूटी कौन भरेगा? यही वॉचमैन भरेगा। आगे। As per Section 13, if there is any pilferage thief of the goods after unloading and before removal from customs area, then the duties liable in respect of the goods pilfered will not be of the importer unless such goods are restored to him. अब देखो पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चोरी। सपोज आपने मैंगो इंपोर्ट किया, अब वो वॉचमैन के पास पड़ा है पूरा बॉक्स, मैंगो के 10-20 बॉक्स पड़े हैं अच्छे खासे। वो क्या करता है? रोज बॉक्स में से एक मैंगो निकाल के वो खा लेता है। तो ये एक मैंगो निकाल के खाता है, कभी पकड़ में आएगा क्या ये? कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा एक मैंगो रोज खाते खाते ना 10 दिन बीत गए और एक बॉक्स पूरा खा गया। अब तो दिख गया ना बड़ा बड़ा चीज। तो सिंपल सी कहानी है, क्या इम्पोर्टर वो जो छोटे मोटे जो चोरियां होती गई, पैसे चुका गया, उन गुड्स के ऊपर भी कस्टम भरेगा? आंसर इज नो। लेकिन कब भरेगा? अगर उसको वापस रिस्टोर कर देते हैं, यानी कि उसको वो मैंगो वापस दे दिए जाते हैं किसी और से मंगवा के, और कस्टोडियन दे देता है वापस से, तब तो भरेगा कस्टम ड्यूटी, वरना कस्टम ड्यूटी नहीं भरेगा। समझा? Yes, sir. अब तक देखा गुड्स किसके पास पड़े हैं? कस्टोडियन के पास पड़े हैं। पहले ऑफिसर ने देखा, उतारने का ऑर्डर दिया, अब कुछ उनके पास पड़े, मतलब अब कुछ और करना पड़ेगा उससे गुड्स निकालने के लिए। आई होप समझ रहे हैं, हम तुमको पूरा कहानी में समझा रहा हूँ। अब देखो अपने अपने गुड्स कैसे बाहर निकालेंगे। अब गुड्स कहाँ पे पड़े हैं? यहाँ पे आ गए हैं पहले, और यहाँ पे आने के बाद में इधर वॉचमैन ने संभाल के यहाँ पे रख दिए हैं। अब मेरे को यहाँ से लेके जाना है अपने अपनी जगह पे, तो क्या है देखो पढ़ो। Filing of Bill of Entry, Section 46. First,
document which is required with bill of entry. The BOE shall be a complaint with the maximum possible document such as copy of agreement or contract, copy of broker notes if any, quotation given by the supplier, any report of test or analyze etc. if इन any. शॉर्ट, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट को लेके, आपके सेल एग्रीमेंट को लेके, आपके इनवॉइस को लेके, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री के साथ में देनी पड़ेगी। कब तक देनी पड़ेगी देखो, पर Time limit for filing of bill of entry. First, the importer shall present the bill of entry before अच्छा the ये ना end of इम्पोर्टर है, the. इम्पोर्टेड नहीं है, तो सही कर Okay, देना, sir. ये है इम्पोर्टर, ठीक है। पर Next day following the days excluding holidays on which the aircraft or vessel or vehicle carrying the goods arrives at a customs station at which such goods are to be cleared for home consumption or warehouse. B. Where the bill of entry is not presented within the time so specified and the proper office officer is satisfied that there was no sufficient cause for such delay, the importer shall pay such charges for late present of the bill of entry as may be prescribed. ओके, यहाँ पे देखो, अभी अपन ने बहुत पहले सीखा था कि बिल ऑफ एंट्री जो हम लोग यहाँ फाइल करेंगे वो दो तरह की होती है। ये हम लोग फाइल क्या करने वाले हैं, कि हम लोग फाइल करेंगे बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, क्योंकि हमको हमारे पास एंट्री करवानी है goods की। ये दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है फॉर होम कंजम्पशन और एक क्या होता है फॉर वेयर Warehouse. हाउसिंग, होम कंजम्पशन। तो ये हम लोगों को कब तक करना है, कब तक करना है, जिस दिन माल आया, माल आने के बाद अगले दिन हमको जाके बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना है, भले ही से वो होम कंजम्पशन का हो या वेयर हाउसिंग का हो, किसी का भी हो। अब होम कंजम्पशन क्या था, जब मैं अपने अपनी जगह पे उसको लेके जा रहा हूँ। वेयर हाउसिंग क्या था कि मैं वहीं पे कस्टम वालों के पास कहीं पे रखवा रहा हूँ कि बर्फ बांध के लेके जाऊंगा। दोनों ही केस में बिल ऑफ एंट्री मुझे नेक्स्ट डे तक फाइल करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट डे एक पब्लिक हॉलीडे है तो उसका नेक्स्ट डे भी चलेगा। सपोज करो आपका माल आया है संडे को, या सपोज आपका माल सैटरडे को आया, अब संडे तो ऑफ है, तो नेक्स्ट डे संडे नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट डे मंडे हो जाएगा। अब सर क्या होगा अगर हमने बिल ऑफ एंट्री टाइम पे फाइल नहीं किया, तो अगर आपने टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया तो पेनल्टी लगेगा कितना, 5,000 पर डे। कब तक, स्टार्टिंग के 3 दिन तक। फिर भी आपने नहीं फाइल किया तो रोज का 10,000 रुपया देना पड़ेगा पेनल्टी। समझो कि नहीं। Yes, yes. अब हाँ देखो, ये सर आप बिल ऑफ समझा। एंट्री फाइल करने जब जा रहे हो तो आप सोच सकते हो कि सर ये बिल ऑफ एंट्री किस तरह का होता है, किस कलर का, देखो ये भी लिखा है यहाँ पे। अगर आपने होम कंजम्पशन खुद के घर लेके जाने के लिए फाइल किया, मतलब खुद की फैक्ट्री के लिए एक तरह के लिए फाइल किया है, तो कलर क्या कलर का रहेगा, वो व्हाइट कलर का रहेगा। अगर आप वेयर हाउसिंग के लिए लेके करवा रहे हो बिल ऑफ एंट्री, किस कलर का रहेगा, येलो कलर का। लेकिन अगर आप एक्स बॉन्ड क्लियरेंस करवा रहे हो फॉर होम कंजम्पशन, किस कलर का रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा। जो बिल ऑफ एंट्री है ये हमेशा कितने कॉपीज में फाइल होगा, 4 कॉपीज लगेंगे हमेशा इसके। एक होगा ओरिजिनल कस्टम ऑफिसर सर के लिए, एक्सपोर्ट क्लियरेंस क्या होता है? ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था श्वेता, चिंता मत कर, आगे वापस आएगा। ओके, ओरिजिनल 4 कॉपी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए कस्टम अथॉरिटी के लिए, फिर डुप्लीकेट चाहिए, ये इन्होंने ढंग से लिखा नहीं है, मैं इसको ढंग से कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको बनाता हूँ डिवाइडेशन तुम्हारे लिए।
ये हो गया एक। फिर डुप्लीकेट दूसरा कॉपी किसके लिए चाहिए? कस्टोडियन ऑफ कार्गो के लिए। ये खत्म हो गया सेकंड। फिर तीसरा कॉपी किसके लिए चाहिए? अपने लिए, इम्पोर्टर के लिए। ये खत्म हो गया यहाँ पे। चौथा किसके लिए चाहिए? बैंकर के लिए। क्योंकि यार तुमको पता होगा, तुमने ओसी में सीखा होगा बचपन में, कि ये इम्पोर्ट विम्पोर्ट जो अपन करते हैं तो हमेशा बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट बीच में आता है, एलओसी। तो ये चौथा कॉपी किसके पास जाएगा? बैंकर के पास हाँ जाएगा। सर। ओके। अब देखो, ये तो हम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, अब तक गुड्स बाहर तो निकाल नहीं पाए। देखो अब आगे क्या लिखा है, पढ़ो। Removal of goods. Section 47. Where a BOE has been filed for home consumption, the importer shall pay the duties within a specified time limit, and in case of delay, interest is payable for the period of delay at the prescribed rate 15%. Proper official shall pass an order offer after satisfaction and payment of such duties for clearance of goods for whom custodian out of the customs charge order is passed. When a BO is filing for warehousing, the warehousing procedures shall be fulfilled. If the goods are not removed within 30 days since unloading, the demurrage become payable. अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको जो है ना, जो आपका, जैसे ही आपने बीओई फाइल किया तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो क्या बोल रहा है कि आप कस्टम देखो अगर आपने होम कंजम्पशन के लिए फाइल किया है तो आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी, होम कंजम्पशन के लिए। अगर आपने वेयर हाउसिंग के लिए फाइल किया है, किधर गया, फाइल फॉर वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउसिंग का प्रोसेस जो भी है वो फॉलो करेंगे अपन। अब याद होना चाहिए, वेयर हाउसिंग में तुरंत ड्यूटी नहीं भरते अपन, ठीक है। होम कंजम्पशन घर लेके जाना है तो ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो स्पेसिफाइड एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर अंदर आपको ड्यूटी भर देनी है। नहीं भरोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। नहीं भरोगे तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 15% पर एनम। 10%. अब ध्यान रहे, प्रॉपर ऑफिसर शैल पास इन ऑर्डर ऑफ सेटिस्फेक्शन, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो ऑर्डर पास कर देगा पेमेंट ऑफ ड्यूटी का। ओके, अब यहाँ पे देखो, if the goods are not removed within 30 days since unloading, then demurrage becomes payable। अब ये demurrage क्या होता है? डीमरेज होता है एक टाइप का रेंट, रेंट जैसा समझ लो। अरे भाई 30 दिन हो गए, तुम अपना गुड्स लेके जाना ही नहीं चाह रहे हो, तुमने लोडिंग करवा लिया इसको, तो एक बहुत हैवी रेंट लगता है, हैवी रेंट। उसको तुम लोग क्या समझ लो, समझने के लिए वो क्या होता है? डीमरेज। अब जो ऊपर बात किया था ना कि आपको होम कंजम्पशन के लिए फाइल किया तो टाइम लिमिट के अंदर अंदर भरना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। तो टाइम लिमिट क्या है, देखो यहाँ पे, importer shall pay the import duty on the date of presentation of bill of entry in the case of self assessment। आपने जिस दिन प्रेजेंट किया ना बिल ऑफ एंट्री, उसी दिन, जो आपने खुद ही हिसाब किताब किया तो आप उसी दिन पेमेंट कर दो। या फिर विद इन 1 day from the date on which the bill of entry is returned to him by proper officer for payment of duty in case of assessment, reassessment और provisional assessment। अब आपने जब खुद ने हिसाब नहीं कर पाए, तो आपने नहीं सीखा था प्रोविजनल असेसमेंट होता है या रीअसेसमेंट होता है, वो सारे केस में जब हिसाब किताब नक्की हो जाए, फाइनली नक्की होने के बाद विद इन 1 day फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, फाइल किया है बिल ऑफ एंट्री तभी पेमेंट कर दो। कोई दिक्कत है, दिक्कत सॉल्व हो जाता है उसके एक दिन में कर दो। इन केस ऑफ डिफर्ड पेमेंट फ्रॉम सच ड्यू डेट एज द मे बी स्पेसिफाइड बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, जो डेट्स दिया रहेगा कुछ और आपको उस डेट तक भर देना इन शॉर्ट। फिलहाल अपने ये दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के अंदर आपने नहीं भरा तो इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा बाद में? 15% पर एनम। अब देखो,
समझो आप जा ही नहीं रहे वहां पे, आप जा ही नहीं रहे, तो वहां पे क्या होगा, when the importer fails to remove the goods from the custom area within 30 days तक आपने रिमूव नहीं करवाया एंड कोई एक्सटेंशन भी नहीं मांगा, ये एक्सटेंशन मिला नहीं, तो कस्टमर क्या करेगा, वो वॉचमैन क्या करेगा, मैं डिस्पोज ऑफ सच गुड्स आफ्टर गिविंग नोटिस टू द इंपोर्टर एंड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम। अब वॉचमैन बोलेगा 30 दिन से संभाल रहे हैं, तुम तो आ नहीं रहे हो, तो भैया हम तो इसको अब खाली कर रहे हैं यहाँ से। किससे पूछ के, प्रॉपर ऑफिसर से पूछ के वो ऐसे वो उन गुड्स को खाली कर सकता है। अब देखो प्रोसीजर क्या है डिस्पोजल ऑफ गुड्स का। अब देखो यहाँ पे अगर हम बिल ऑफ एंट्री प्रॉपर फाइल किया है और वो गुड्स ले गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर होम कंजम्पशन किया होगा तो ड्यूटी भर के ले गया है, और अगर वेयर हाउसिंग किया होगा तो वेयर हाउसिंग में पड़ा होगा, वो वेयर हाउस में पड़ा होगा। जब वेयर हाउसिंग से निकालेगा तब ड्यूटी भर के निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई तुम तो 30 दिन तक आ ही नहीं रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म टू सक्सेसफुल बिडर अबाउट द रिजल्ट ऑफ द ऑक्शन। पता है क्या करेगा वॉचमैन, तुम्हारे गुड्स को नीलाम कर देगा। और वो लगाते हैं ना, बिडर कौन होता है, बोली लगाने वाला। तो वो जो भी बोली वाला जीतेगा उसको बोलेंगे भाई तू जीत गया बोली। फिर क्या होगा, एक कंसोलिडेटेड एक कंबाइंड बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, बायर वाइज विल बी फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय द कंसर्न कस्टोडियन फॉर द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। अब एक कंबाइंड बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, इन सभी गुड्स को एक साथ में ही किया जाता है ऑक्शन। तो बायर वाइज जो जो बाय कर रहा होगा जिस जिस गुड्स को, उसके हिसाब से बिल ऑफ एंट्री बनाया जाएगा और उनसे क्लियरेंस के लिए पैसा लिया जाएगा। किससे, जिसने बोली लगा के वो माल को जीत लिया उनके। The auction goods shall be handed over to the successful bidder after assessment and out of charge orders given by the proper officer. सिंपल सी कहानी ना, जिसने बोली लगाया जैसे पेमेंट किया उसको गुड्स दे देंगे। और इन्फॉर्म द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल टू कंसर्न कस्टोडियन, बता देंगे वॉचमैन को इससे इतना पैसा ले लेना जाने के पहले। अब पीओ क्या है, प्रॉपर ऑफिसर shall assess the goods due duty within 15 days of filing of bill of entry। अब क्या होगा, सिंपल सी कहानी है, जो बिल ऑफ एंट्री बन जाएगी, फाइल हो जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर बता देगा इससे इतना कस्टम ड्यूटी मांग लो और कहानी खत्म करो। मैं उल्टा आ गया, आपको यहाँ से आना था, वापस यहाँ से आ जाओ, सॉरी। बिल ऑफ एंट्री जैसे ही फाइल होगा बायर वाइज, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा पीओ एसेस करेगा 15 दिन के अंदर अंदर फाइल ऑफ एंट्री के अंदर कि कितना टैक्स बनता है, वो बता देगा वॉचमैन को, और वॉचमैन क्या करेगा, उससे पैसा मांग लेगा और उसको गुड्स दे देगा। नोट, in the case of sensitive goods like animals, foodstuffs, and hazardous goods, etc., the custodian, with the approval of the promoter, can sell the goods even before expired 30 days। सिंपल सी कहानी है, तुमने भेड़ बकरी इंपोर्ट किया बाहर से, तब थोड़ी डिपार्टमेंट तुम्हारा 30 दिन का वेट करेगा। अरे 30 दिन भेड़ बकरियों को खाना चारा कौन खिलाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, कहाँ से लाएगा। तो वहां पे क्या, अगर तुम टाइम पे नहीं आते हो तो 30 दिन के पहले भी चाहे तो वॉचमैन बोल सकता है ये भेड़ बकरी मेरे से नहीं संभलती, मैं बेच रहा है इसको, और अगर ऑफिसर ने माना तो वो बेच देगा। समझियो कि नहीं। अच्छा, ये वीडियो सेशन 2 मिनट में yes, खत्म होने वाला है और अपना हार्डली लास्ट के 2 पेज बचे हैं। अपन 15-20 मिनट के लिए वापस मिलेंगे, तो कृपा करके तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और उसी में अटेंडेंस भी दे सर। देना। ओके सर। ओके, हैव अ लुक। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है। वेयर हाउसिंग करना बिना वेयर हाउसिंग के। देखो वेयर हाउसिंग होता क्या है जनरली, जहाँ पे मैं खुद अप्लाई करता हूँ, बिल करता हूँ, किस लिए, वेयर हाउसिंग के लिए। बट ये देखो कुछ नई चीज क्या है, ये कुछ अलग है। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। where the assessment cannot be completed within reasonable time। अरे हिसाब किताब खत्म ही नहीं हो पा रहा है, और where the assessment has been completed and duty has been paid but goods cannot be removed from the custom area, the importer may apply for storage of these goods in a warehouse for a period not exceeding 30 days in a public warehouse plus extension by commissioner for a period of 30 days without proper warehousing। This is called as warehousing without warehouse। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनो। जब आप होम कंजम्पशन के लिए फाइल करते हो तब तो आप तुरंत कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी भर देते हो। जब आप वेयर हाउसिंग के लिए करते हो तो जब आप यहाँ से माल निकालोगे
तब आप कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी भरोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप होम कंजम्पशन के लिए फाइल तो कर देते हो और आप कस्टम ड्यूटी पे भी कर देते हो, लेकिन वो पे करने के बाद में ना वो मशीन इतनी बड़ी है कि आप लेके नहीं जा पा रहे कस्टम एरिया से। तो आप क्या बोलते हो, डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको उस एरिया से हटाए कहीं और देता है टेम्परेरी, और बोलता है आप क्या वहां से ले जाना। अब भाई ड्यूटी भर दिया है ना, फिर भी कहीं और शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो वो वेयर हाउसिंग थोड़ी है, वो क्या है, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। क्योंकि हमने वेयर हाउसिंग थोड़ी अप्लाई किया था, हमारा काम तो था छुट्टी भर चुके हैं लेके जाना है, बट लेके जा नहीं पा रहे, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिलहाल के लिए क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट हो गया वेयर हाउसिंग। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। समझो कि नहीं।